बच्चों, हम आपके सामने आज हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता डीएलएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक लेके आए हैं। यूनिट 5, लिखना सीखना। लिखना किसे कहते हैं? उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लिखना है। जो शब्द हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से जो उच्चारण करते हैं, उन्हीं ध्वनियों का एक प्रतीक के रूप में जो चिन्हित किया जाता है, उसी को ही हम लिखना कहते हैं। हम लिखकर दूर दूर तक विचार संप्रेषित करते हैं। पत्र के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, अखबार में देकर या अन्य किसी माध्यम से हम अपने विचारों को दूर दूर तक संप्रेषित कर सकते हैं। अक्षरों वर्णों को सुंदर बनाना भी लिखना है। लिखना में क्या होता है कि जो अक्षर है और जो वर्ण है, उनको सुंदर चित्रित किया जाता है, तो उसको कहते हैं लिखना। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदर लेख, अनुलेख, प्रतिलेख एवं श्रुतिलेख में क्या अंतर है? सुंदर लेख सुंदर लिखावट में लिखा गया वर्णों की लिखावट पर ध्यान होता है। सुंदर लेख में क्या होता है कि एक तो सुंदर लेख में लिखा गया हो, सुंदर यानी आकर्षक हो, स्पष्ट समझ में आए, उसको सुंदर लिखावट कहते हैं। वर्णों की लिखावट पर ध्यान देना, इसमें जो वर्ण होते हैं उनकी लिखावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि वो स्पष्ट हो, ज़्यादा घुमावदार या इस तरीके से नहीं हो, स्पष्ट समझ में आने वाले हों और आकर्षक लगे। दूसरा है अनुलेख। शिक्षक अभ्यास कॉपी पर शब्द वाक्यांश लिखता है, बालक उसे देखकर लिखने का प्रयास करता है। शिक्षक क्या करता है, बच्चों के अभ्यास कॉपी पर कुछ शब्द लिख देता है या कुछ वाक्यांश लिख देता है और बालक उसे देखकर उसके नीचे लिखने का प्रयास। छोटी कक्षाओं में अक्सर ये वर्क दिया जाता है कि एक एक लाइन की पूरी वो लिख दी जाती है, वाक्यांश लिख दिया जाता है, फिर बालक से कहा जाता है कि इसके जैसा ही इसके नीचे लिखें, या इसे कहा जाता है 5 बार लिखें या 10 बार लिखें। ठीक है? तो वो जो शब्द और वाक्यांश जो लिखने को देते हैं, बालक उसे लिखने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं अनुलेख। अब है प्रतिलेख। सुंदर मुद्रित लिखावट को देखकर छात्र अभ्यास कॉपी में लिखते हैं। बच्चों को जैसे घर के लिए वर्क दे दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हें लिखना है, तो वो अपने अभ्यास कॉपी में अपनी बुक में से देखकर जो छपा हुआ रहता है उसको देखकर कॉपी में, अभ्यास कॉपी में लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिलेख। श्रुतिलेख। प्रतिलेख के बाद वर्तनी सुधार के लिए सुंदर स्पष्ट सुनकर लिखना। प्रतिलेख का काम होता है कि मुद्रित लिखावट को देख के लिखना, लेकिन श्रुति लेख में होता है कि जैसे ही उन्होंने प्रतिलेख की वर्तनी सुधार के लिए, किसके लिए? हमारी वर्तनी में सुधार के लिए सुंदर, स्पष्ट और सुनकर लिखना। कि जैसे टीचर कुछ लाइनें बोल रहा है, वाक्यांश बोल रहा है, वाक्य बोल रहा है, कुछ शब्द बोल रहा है और वो बालकों को लिखने के लिए देता है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे तुम लिखो। तो इससे ये पता चलता है कि बालक जो लिख रहा है वो मात्राओं की गलती कर रहा है या सुंदर लिख रहा है या शब्द बनावट में गड़बड़ हो रही है या नहीं लिख पा रहा है। जब वो सुनकर लिखता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती है और वो कितना लिख पा रहा है, मात्राओं को कितना स्पष्ट लिख पा रहा है या उसकी बनावट अक्षर की कैसी दे पा रहा है ना? तो सुनकर जो लिखा जाता है वो श्रुतिलेख होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति में क्या अंतर है? मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें बालक अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकता है। बालक जब छोटा होता है तो वो सुनकर ही समझता है। किसी के सुनकर उनको अक्षर जो सुनता है वो वर्ण, उसके आधार पर ही धीरे-धीरे वो बोलना सीखता है। तो बालक पहले सुनकर बोलना सीखता है। तो जो बोलने का जो उनका धीरे-धीरे अपने विचार व्यक्त करने लग जाता है, तो उसी को ही कहते हैं हम मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें बालक अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकता है। पहले बालक छोटे-छोटे वाक्य बोलता है, इसके बाद बड़े-बड़े वाक्य बोलता है। जब छोटा बच्चा होता है तो दादा, चाचा, पापा, मामा इस तरह से वर्ड बोलता है, छोटे-छोटे बोलता है। या चल, कल, खाया, पिया, हो गया, ऐसे।
फिर धीरे-धीरे वो वाक्य बोलने लगता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चलता हूँ, इस तरीके से उसके वाक्य बनने लग जाते हैं। इस अभिव्यक्ति का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। मौखिक अभिव्यक्ति ये है कि अपनी भाषा में निरंतर विकास होता रहता है और इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। इसके बाद है लिखित लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति की शुद्धता पर ही लिखित अभिव्यक्ति निर्भर होती है। यदि हमारी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होगी, तो लिखित अभिव्यक्ति भी उतनी ही अच्छी और शुद्ध होगी। यदि स्पष्ट वाक्य बोलता है व्यक्ति, उसके एक-एक शब्द में स्पष्टता झलकती है कि वो क्या वाक्य बोल रहा है, तो उसी के आधार पर वो वैसे शब्द लिखने की भी कोशिश करता है। तो जितने अच्छे शब्द बोलेगा, उतने ही अच्छे उससे लिखने की अपेक्षा भी की जाएगी, उतनी ही अच्छी उसकी लिखित अभिव्यक्ति भी होगी और उतना ही अच्छा उसका विचारों का प्रकटीकरण भी होगा। अगला क्वेश्चन है, लेखन का महत्व और उपयोगिता समझाइए। लेखन का महत्व में हम देखते हैं, प्रभावशाली लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम दूरस्थ व्यक्ति के पास अपने विचार उसी रूप में संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं। क्या होता है, लेखन में क्या होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, तब भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारी लेखन शैली के माध्यम से हम अपने विचारों को बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में लिखकर संप्रेषित कर सकते हैं। जिस रूप में सम्मुख उपस्थित व्यक्ति से मौखिक रूप से कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं इसमें? कि जैसे ऐसा लगता है जैसे हमारे व्यक्ति से हमारे सम्मुख है और हम अपने विचार उसको संप्रेषित कर रहे हैं। लिखित रचना अधिक सुगठित, सरल और प्रभावपूर्ण होती है। एक बार बोलकर कहा गया इतना प्रभावशाली नहीं होता, जितना किसी को हमने लिखकर दिया हो तो उसका विशेष प्रभाव उस पर पड़ता है। शब्दों के माध्यम से उस पे उसका प्रभाव पड़ता है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप, राष्ट्र की समस्त संसदीय, शासकीय, न्यायिक, सैनिक कार्य लिखित रूप में ही होता है। क्या होता है? साहित्यिक अभिव्यक्ति जैसे मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इन सब ने साहित्यिक रूप में हमारे देश में बड़ी क्रांति लाई है और इन इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो इनके जो लेख हैं वो आज भी छोटी कक्षाओं में, माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में आज भी संकलित किए गए हैं। तो साहित्यिक, सांस्कृतिक, किसी का सांस्कृतिक पहलू, किसी की सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाना हो, तो हम लिखकर उसमें लेख के माध्यम से दिखा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप करना हो, तो वो भी लेखन शैली के माध्यम से होता है। राष्ट्र की समस्त संसदीय, शासकीय, न्यायिक, सैनिक, कौन-कौन सी? संसदीय कार्यप्रणाली, शासकीय प्रणाली, न्यायिक और सैनिक कार्य सब लिखित रूप में ही होते हैं। यह अभिव्यक्ति स्थायी होती है। ये एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से स्थायी रूप से सँभाल कर रखी जा सकती है कि ये लिखा हुआ एक कार्य है, ये करना अनिवार्य है और उसी के अनुसार उसका वेटेज तय किया जाता है। इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता। लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु हैं, जैसे कि इसमें एक छोटा-सा ये रेखा चित्र बना हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सुस्पष्टता हो, शुद्धता हो, क्रमबद्धता हो और सुसंबद्धता हो। स्पष्ट होना ज़रूरी है और शुद्ध भी होना ज़रूरी है। उसमें कोई मिलावट नहीं हो, यदि हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा में ही लिखा जाए, उसमें अन्य भाषा का समावेश ना करें। क्रमबद्धता हो, यानी कि एक वाक्यांश के बाद दूसरा वाक्य ही आता हो और आपस में उसका तालमेल हो और एक संबंध व्यक्त करता हो। एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध रखता हो, तभी वो आगे बढ़ेगा और तभी एक लेख के रूप में हमारे सामने आएगा और हमारे विचार उसमें संप्रेषित हो सकते हैं। इसकी उपयोगिता ये है कि अधिगम में स्थायित्व हेतु छात्र को अभ्यास हेतु लिखित काम देते हैं। अधिगम में स्थायित्व लाने के लिए बच्चा जब सीखता है तो बोलना तो वो सीख जाता है, लेकिन जब वो धीरे-धीरे लिखना सीखता है, तो उसके अधिगम में स्थायित्व आता है। उसे शब्दों की पहचान होती है और शब्द चित्र माध्यम से समझाए जाते हैं छोटी कक्षाओं में। जैसे केला शब्द बताना है तो पहले केले का चित्र बताना पड़ेगा
या केले का कोई खिलौना उसके हाथ में देना पड़ेगा। उसके बाद उसे बताना पड़ेगा कि ये लिखा हुआ इस तरीके से, इसे केला बोलते हैं और ये जो लिख रहा है ये केला है। ठीक है? तो जब उसके अधिगम में ये बात बैठ जाती है दिमाग में कि इस ये जो वस्तु है इसका ये नाम है और इसे इस तरीके से लिखते हैं, तो उसके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाता है। तो छात्र को अभ्यास हेतु लिखित काम उसमें फिर हम दे सकते हैं। अतः विषय वस्तु को पक्का करने और मौलिकता के विकास हेतु अत्यंत उपयोगी होती है। क्या होती है? लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है लिखित अभिव्यक्ति का कि सबसे पहले तो लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। सबसे पहला क्या होता है, जितना ही हम लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य ये है कि लिखित में लिखने के माध्यम से हम हमारे विचारों को, हमारे भावों को और शब्दों को सही तालमेल लेते हुए इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अपने विचारों को बड़े-बड़े न्यूज़पेपर में या लेख के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। जब व्यक्ति लिखना शुरू करता है तो वो रचना करना सीख जाता है कि उसे कौन से रूप में अपनी रचना देनी है और धीरे-धीरे उसमें वो अंतर करना भी सीख जाता है कि ये रचना किस प्रकार की है। तीसरा है रचना रूपों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। मौलिकता लाने की, उसमें विशेष योग्यता लाने की, जैसे उसमें कोई स्पष्टता झलकती हो रचना में। जैसे महादेवी वर्मा की थी, गोरा, गिल्लू, इस तरीके से प्रेमचंद की है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, किसी की ये वो, और ये जैसे दो बेलों की आत्मकथा है। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इनमें मौलिकता लाने के प्रयास किए, इनमें कोई न कोई भाव छुपा होता है और वो पब्लिक के सामने या जनता को उसको लेख के माध्यम से स्पष्ट आता है, सामने आता है। अगला है इसमें भाषा और साहित्य में रुचि। जितना बच्चा लिखेगा और जितना पढ़ेगा, उतना ही उसके भाषा में विकास होगा और साहित्य में रुचि बढ़ेगी। आज भी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ में इनमें हमारे साहित्य निर्माणकर्ता जो व्यक्ति हैं, उनके लिखे हुए लेख हमें मिल जाते हैं। तो जितना हम पढ़ेंगे और जितना हम लिखेंगे उनको, उतना ही हमारी रुचि भी बढ़ेगी और हमारी भाषा भी स्पष्ट होती चली जाएगी। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की अवस्थाएँ बताइए। लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था है, यह लिखने की तैयारी की अवस्था है। इस अवस्था में बालक को तैयार किया जाता है और बालक बनावट को ध्यान से देखता है। जब बालक पहली क्लास में होता है, तब उसे अक्षर लिखने का बताया जाता है। धीरे-धीरे पहले रेखाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। एक चूल्हा बना के, दूसरा चूल्हा बना के उसका पेट चीर के फिर ऊपर मुँह बंद करके और एक डंडा खींच के बताया जाता है कि ये है। इसी प्रकार यदि भाई और बहन का, बहन भाई के राखी बाँधते हुए कोई चित्र है, तो उसे फिर बताया जाता है कि ये राखी बंधन का त्योहार है। तो बालक क्या करता है, ये लिखने की तैयारी की प्रथम अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक को तैयार किया जाता है कि बालक बनावट को ध्यान से देखता है, एक-एक अक्षर की बनावट को ध्यान से देखता है और उसे लिखने का प्रयास करता है। द्वितीय अवस्था है, इस अवस्था में वर्ण रचना का अभ्यास कराया जाता है। पहले में तो सिर्फ़ आकृति समझाई जाती है, फिर दूसरे में उसको वर्ण की रचना का अभ्यास कराया जाता है। जैसे हवा में हवा से लिखने का अभ्यास करना। जैसे उँगली घुमाकर बताया जाता है कि ये इस तरह से क है, ख है, अ है या आ है। ठीक है? तो बच्चा हवा में जिस तरह से हम लिखते हैं, यदि उसने प्रथम अवस्था पार पार कर ली है, तो वो पहचान जाएगा कि हम उसके अध्यापक ने कौन-सा अक्षर लिखा है। ज़मीन पर मिट्टी पर उँगली घुमाकर लिखना, बैठे-बैठे ज़मीन पर मिट्टी पर लिखना शुरू कर देना उन अक्षरों को, ठीक है? उँगली के माध्यम से। श्याम पट पर बड़े अक्षर लिखना, श्याम पट पर अक्षरों को लिखें और बालक उन्हें पहचाने। पेंसिल को सही पकड़ना आदि। जब बालक स्वयं लिखता है तो उसे पेंसिल पकड़ना या तो उसके फैमिली मेंबर्स, परिवार के लोग समझाते हैं या उनके अध्यापक समझाते हैं कि किस तरह से अंगूठे और उँगलियों का इस्तेमाल करते हुए सही पेंसिल पकड़कर अक्षरों की बनावट सही करनी है। तृतीय अवस्था जो है,
शब्द रचना, वाक्य रचना का ज्ञान इस अवस्था में बालक करने लगता है। तृतीय अवस्था में उसे अक्षर बनाने आते हैं और तृतीय अवस्था में वो शब्दों पर पहुँच जाता है। ये चल, हल, कल, नल, फल, बल या इस रिदम वाले शब्द भी ले सकते हैं और दूसरे भी लिए जा सकते हैं, है ना? जैसे शब्द रचना, एक शब्द की पूरी बनावट वो सीख जाता है। जैसे र, च, ना करना हो तो र, च, ना शब्द वो सीख जाता है कि र और च सिंगल है और न पे आ की मात्रा है। ठीक है? तो पूरा मिलाने पर रचना शब्द होगा। ठीक है? तो वो शब्द की बनावट सीख जाता है। वाक्य रचना का ज्ञान इस अवस्था में बालक करने लगता है। शब्द रचना होने के बाद बालक वाक्य की रचना करने लगता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, राम गाता है, सीता पढ़ती है। इस तरह से शब्दों को वाक्य की रचना वह करने लग जाता है। पहले बिना मात्रा के शब्द, फिर मात्रिक शब्द बालक सीखता है। पहले बिना मात्रा के जैसे क, म, ल, तो इसमें किसी किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, तो पहले बिना मात्रा के शब्द और फिर मात्रिक। जैसे मैं कल साइकिल चलाऊंगा, तो इसमें मात्रा के शब्द आ गए। तो धीरे धीरे बालक पहले बिना मात्रा के और बाद में मात्रिक शब्द सीखता है। चतुर्थ अवस्था, इस अवस्था में बालक स्वतंत्र रूप से परिच्छेद लिखकर लाने हेतु कहा जाता है। बालक को क्या कहा जाता है कि एक परिच्छेद लिखकर लाओ, ठीक है? और वह लिखकर लाता है जिसकी जांच की जाती है। फिर बालक परिच्छेद लिखकर लाता है, 3, 4, 5 लाइन, 6 लाइन जितना भी उसे बताया जाता है उतना लिखकर लाता है और फिर विद्यालय में उसके परिच्छेद की उसने क्या लिखा है, कितनी गलतियाँ की है, कितना सही लिखा है, उसकी जांच की जाती है। ठीक है? अगला प्रश्न है, सुंदर लिखावट के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कौन-सी योजना प्रारंभ की? तो हमारी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसने प्यास जगाओ योजना प्रारंभ की, जो सुंदर लिखावट को लेकर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण और निवारण लिखिए। कारण है लिपि का अधूरा ज्ञान। यदि हमें लिपि का ज्ञान पूरा नहीं होगा, अक्षरों की बनावट पता नहीं होगी, मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, किसी प्रकार का ठीक से ज्ञान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें त्रुटियां करेंगे। एक है अश संबंधित त्रुटियों के कारण और निवारण बताने हैं, तो लिपि का अधूरा ज्ञान इसमें आता है। दूसरा है असावधानी। लिखते समय हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि किस प्रकार की से हम पूरी बनावट सही करें या मात्राएँ सही लगाएँ या हमें उसका पूरा ज्ञान हो। तीसरा है पर्याप्त और विस्तृत अध्ययन का अभाव। जब बालक ठीक से अध्ययन नहीं करेगा, एक ही किताब पे निर्भर रहेगा, अन्य किताबों से उनका संबंध स्थापित करते हुए नहीं पढ़ेगा, तो उसको इसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी कि हमारी भाषा क्या है, इसके साहित्य कैसे हैं, इनके विचार कैसे हैं, लेखक के विचार कैसे हैं, या इस लेख में क्या भाव छिपा हुआ है। तो इसके लिए पर्याप्त ज्ञान का होना आवश्यक है। चौथा है शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूलों का सुधार न करना। यदि बालक लिख के ला रहा है और अध्यापक बिना पढ़े ही उसको सीधे राइट लगा देता है, तो ये गलत है। तो जब बालक लिख के लाता है तो उसके एक-एक अक्षर को ध्यान से देखें, उसकी बनावट सुधराएँ, उसकी मात्राएँ सुधराएँ और उसमें उद्धरण चिह्न वगैरह पे पूरा ध्यान दें। प्रांतीय प्रभाव। प्रांतीय प्रभाव में ये बालक जिस प्रांत का होता है उसकी बोलने की भाषा वैसी हो जाती है। और जो बोलने की भाषा हो जाती है उसी को ही वो लिखने में भी लिख देता है। तो उसका जैसे यदि हिंदी भाषा बोल रहा है तो हिंदी ही उसको शुद्ध रूप से आनी चाहिए। ये प्रयास किया जाए कि बालक अध्यापक भी यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसकी भाषा में प्रांतीय प्रभाव ना हो। उस वो हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी ही भाषा में उससे बोले और हिंदी भाषा में बालकों को लिखने के लिए प्रेरित करें। अन्य भाषाओं का प्रभाव, जैसे योग शब्द है लेकिन बोला क्या जाता है कि योगा करने जा रहे हैं। ऋतु शब्द है ऋतु वाला, लेकिन रथ वाले ऋतु शब्द रि शब्द काम में र शब्द काम में लिया जाता है। अशुद्ध उच्चारण, किसी की आदत होती है कि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इनका प्रयोग करते हुए उच्चारण को गलत कर देता है। तो हिंदी भाषा ही यदि प्रयोग की जा रही है तो भाषा का शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। एक-एक अक्षर का उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। 8वाँ है व्याकरण की अनभिज्ञता। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग का ज्ञान
नहीं होता। तो व्याकरण की स्पष्टता होना स्पष्ट व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बालकों को दूसरी तीसरी कक्षा से ही व्याकरण सिखाना शुरू कर देना चाहिए कि संधि क्या होती है, समास क्या होता है, प्रत्यय कैसे काम में लेते हैं, उपसर्ग कैसे काम में लेते हैं, इस तरह का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। निवारण के उपाय। कक्षा में शुद्ध उच्चारण। कक्षा में जब बालक पढ़े, तो उसे पढ़ने के लिए खड़ा किया जाए तो एक-एक अक्षर, एक-एक शब्द को स्पष्ट पढ़े और उसका उच्चारण एकदम स्पष्ट हो। दूसरा है अधिकाधिक खड़ी बोली का प्रयोग, क्योंकि हमारी हिंदी में खड़ी बोली का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसे खड़ी बोली का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। छात्र से शुद्ध उच्चारण करवाना। यदि बालक को खड़ा किया है पढ़ने के लिए, तो कोशिश ये करें कि वो शुद्ध उच्चारण करें और जहाँ उच्चारण उसका गलत होता है, वहाँ पे उसे ठीक कराने की कोशिश करें। सुलेख व श्रुतिलेख। श्रुतिलेख के माध्यम से होता है कि बालक सुनकर लिखता है, ठीक है? और सुलेख में उनको लिखने के लिए दिया जाता है कि आप इस लाइन को, इस वाक्य को लिखें। व्याकरण के नियमों का ज्ञान। तो व्याकरण के नियम क्या है? हिंदी संधि में, उपसर्ग में, प्रत्यय में, समास में, संज्ञा में किस तरह से व्याकरण के नियम चलते हैं, उसका ज्ञान उसको अवश्य कराएँ। शुद्ध लिखने का अभ्यास। बालक बनावट कैसा लिख रहा है, एक-एक अक्षर की बनावट पे ध्यान दें और उसका शुद्ध लिखने का अभ्यास करने के लिए बार-बार कॉपी में लिख के दें कि इन शब्द को 10 बार लिख के लाओ या इस अक्षर को 15 बार लिखो, तो उसका धीरे-धीरे अभ्यास बन जाएगा। 7वाँ है लिखित कार्य की त्रुटियों में सुधार। यदि बालक कुछ गलतियाँ कर रहा है तो बार-बार उसकी त्रुटियाँ सुधारने के लिए जो जिस शब्द को लेकर, जिस वाक्य को लेकर वो त्रुटि कर रहा है, उसी को उसको बार-बार लिखने के लिए देना चाहिए। या उसकी मात्राएँ गलत है तो मात्राओं में सुधार करने के लिए उसको वैसे ही अक्षर, वैसे ही शब्द देना चाहिए। ठीक है? लिपि का पूर्ण व स्पष्ट ज्ञान देना। यदि हमारी लिपि है, हिंदी देवनागरी लिपि से है, तो उसका स्पष्ट ज्ञान उसे करवाना बहुत ही आवश्यक है। समान अंतर वाले वर्णों का अंतर स्पष्ट करना। जैसे समान अंतर होते हैं, 2 एक जैसे वर्ण हो, जैसे चल, कल, फल, इस तरीके से और उनका वर्णों का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अ, आज आज और न शब्द जि समान अंतर समान होने चाहिए उनमें। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिनके अंतर समान अंतर वाले वर्ण होते हैं, जैसे जैसे के बाद लिख दिया आ, तो बालक जब पहली बार सीखता है तो वो अ और आ में डिफरेंस नहीं कर पाता। तो उसे बताना चाहिए कि जब पे एक मात्रा और लगती है तो आ होता है। तो उसका अंतर क के बाद का लिखना हो, की लिखना हो या कहीं छोटी ई की मात्रा लगाना हो, कहीं बड़ी ई की मात्रा लगाना हो, तो कहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी, कहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी। या ख कैसे लिखना है, घ कैसे लिखना है, घ और ध दोनों एक एक दिखने में एक जैसे लगते हैं, फिर उनमें थोड़ा-सा अंतर होता है, तो वो उसको स्पष्ट बताया जाए। लेखन विकास की विधियाँ। अगला प्रश्न है लेखन विकास की विधियाँ। अब कौन-कौन सी विधियाँ हैं? खेल विधि। खेल विधि होती है छोटे बच्चों में, जैसे किंडरगार्टन में, केजी में ये सिखाई जाती है, बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। अक्षर की बनावट कैसी हो, ठीक है? देखो और कहो विधि। इसमें बालक देखता है, सुनता है, समझने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने मुँह से उसका उच्चारण करता है। संभाषण विधि। जैसे बालक को कुछ देर के लिए बोलने के लिए दिया जाए या टीचर भी उसके सामने कुछ देर के लिए बोले और किसी विषय पर बोलने के लिए दिया जाए, तो संभाषण विधि होती है। शब्द प्रदान विधि। किसी शब्द को लेकर, जैसे एक शब्द है सेवा, सेवा शब्द दिया जाए, तो सेवा शब्द को लेकर वो कितने वाक्यांश बोल सकता है, या या टीचर उसको इस शैली में प्रवीण कर सकता है कि भई आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस पर आप इस प्रकार से 2 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन लिखें। अनुकरण विधि, इसमें होता है अध्यापक पहले लिख के देता है, उसके बाद अध्यापक लिख के देता है, उसके बाद विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हुए पीछे-पीछे वैसे के वैसे ही लिखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है रूपरेखा विधि। इसमें ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद कौन-सी स्टेप आएगी और तीसरी स्टेप क्या होगी, चौथी, 5वीं, छठी स्टेप
क्या होगी? ठीक है? अगला है हमारा मूल्यांकन और आकलन में अंतर बताइए। तो आकलन तो ये होता है कि ये जानकारी प्राप्त करना कि बालक ने क्या सीखा, कैसे सीखा है और सीखने में शिक्षक उसकी कहाँ तक मदद कर सकता है। क्या है? ये जानकारी प्राप्त करना कि बालक ने क्या सीखा, है ना? और कैसे सीखा। ये जानकारी कौन प्राप्त करता है? या तो परिवार वाले प्राप्त करते हैं या अध्यापक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक के लिए है कि बालक ने कहाँ क्या सीखा और कैसे सीखा, और सीखने में शिक्षक उसकी कहाँ तक मदद कर सकता है। यदि उसने बालक ने कुछ लिख के दिया है, तो उसमें क्या करता है अध्यापक? उसमें सुधार करवाता है। तो ये कैसे सीखा है, किस प्रकार से सीखा है, उसने कौन से अक्षर की बनावट कैसे बनाई है, मात्राएँ कैसे लगाई है, या उसका वाक्य या उसके शब्द किस प्रकार के बने हुए हैं, तो उसको सीखने में शिक्षक उसकी मदद करता है। और जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन में क्या बच्चे में अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। यदि जैसे हमने 3 महीने तक उस बालक के साथ बालक को ज्ञान दिया, उसके बाद उसका टेस्ट लिया, तो उसमें हम देखते हैं कि हमने 3 महीने तक बच्चे को क्या सिखाया है और बच्चे ने कितना सीखा है, वो हमारे सामने आ जाता है। इसमें छात्र के उपलब्धि स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। छात्र ने कितना सीखा है, उसका मूल्यांकन हम अंकों के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं, तो वो सब हमारे सामने इसमें आ जाता है। ये हर 2 महीने में भी टेस्ट लेकर किया जा सकता है, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, या अन्य 1-1, 2-2 महीने के टेस्ट या क्लास टेस्ट के माध्यम से हम इस प्रकार से मूल्यांकन उसका कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।